क्या कभी नोटिस किया है क्या आपने कि आप जब कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन को करते हो तो उस केमिकल रिएक्शन को आप रिप्रेजेंट करते हो एक केमिकल इक्वेशन से। तो जब आप उस केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी भी केमिकल रिएक्शन को, तो उस केमिकल इक्वेशन में आप रिएक्टेंट लेते हो, जिन चीज़ों को मिलाकर आप कुछ नया बना रहे हो। जिस चीज़ को आप नया पाओगे बनाने के बाद रिएक्टेंट से, तो वो होता है आपका प्रोडक्ट। तो आपने रिएक्टेंट जो भी लिए, जो भी आपके दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड्स या दो मॉलिक्यूल्स या फिर आपके कोई एटम या कंपाउंड्स या फिर आपके मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स या जो भी चीज़ आप मिलाकर एक नया प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आपने रिएक्टेंट में उनका जो भी फॉर्मूला लिखा, उसके बाद आपको प्रोडक्ट के अंदर जो भी कंपाउंड का या किसी भी एटम का या मॉलिक्यूल का जो भी आपको फॉर्मूला मिला, तो आपने कभी नोटिस किया है कि उस रिएक्टेंट के अंदर जो एलिमेंट्स, जो कंपाउंड्स, जो एटम्स, जो मॉलिक्यूल्स यूज़ हुए हैं और जो भी आपके प्रोडक्ट में यूज़ हुए हैं, जिनको आपने सिंबल्स के थ्रू राइट डाउन किया एक केमिकल इक्वेशन में, क्या वो दोनों साइड्स में, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में इक्वल हैं? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके इक्वल हैं राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी? या फिर अगर वो इक्वल हैं तो उससे क्या हो रहा है, या फिर वो इक्वल नहीं है तो फिर उससे क्या हो रहा है, या फिर अगर वो इक्वल हैं या फिर इक्वल नहीं है तो वो इन दोनों कंडीशंस में जो आपकी केमिकल इक्वेशन है उस पर क्या इफ़ेक्ट है, इस चीज़ के क्या है उसके बारे में। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सूरज सिंघानिया, फाउंडर ऑफ SRJ ग्रुप, एंड वेलकम टू अवर SRJ साइंस हब एजुकेशनल चैनल अबाउट साइंस। तो आज हम इसी के बारे में जानने जा रहे हैं कि केमिकल इक्वेशंस के कितने टाइप्स हैं और ये किस वजह से अफेक्टेड होती हैं और किन वजह से इनके टाइप्स की हमें नीडेड ज़रूरत पड़ी। तो जैसा कि अभी आपको बताया, केमिकल इक्वेशन बेसिकली क्या है? किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी हमने फॉर्मूले यूज़ किए, उन रिएक्टेंट के अंदर यूज़ होने वाले कंपाउंड्स के, एटम्स के, मॉलिक्यूल्स के, और जो हमारा प्रोडक्ट बना उनको भी हमने जो रिप्रेजेंट किया उनके फॉर्मूलों से। तो वो जो हमारी इक्वेशन बनी, रिएक्टेंट, उसके बाद जो हमने एरो लगाकर प्रोडक्ट हमने पाया उन रिएक्टेंट को मिक्स करने पर, तो वो जो हमारी कंप्लीट इक्वेशन बनती है वो हमारी केमिकल इक्वेशन थी। तो अब ये आपकी दो टाइप्स की केमिकल इक्वेशंस होती हैं। सबसे पहली इक्वेशन आपकी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाती है, और जो आपकी दूसरी टाइप है इसकी, वो आपकी कहलाती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अच्छा, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम जो भी रिएक्टेंट ले रहे हैं, हम जो भी दो चीज़ें मिला करके हम एक नया जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हमें ये देखना पड़ता है कि उसमें हमारे दोनों तरफ, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, नंबर ऑफ़ एटम्स इक्वल हैं या नहीं। अगर इक्वल नहीं है तो उस कंडीशन में हमारी केमिकल इक्वेशंस के डिवाइड हो गए टाइप्स। मतलब ये, अगर वो इक्वल नहीं है दोनों साइड में, तो ऐसी इक्वेशन हमारी कहलाएगी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जिस भी केमिकल इक्वेशन में आपके रिएक्टेंट में जितने भी एटम्स यूज़ हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंपाउंड को हमने मिक्स किया हो किसी भी एटम के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर, या फिर एटम एटम को कंबाइन किया हो रिएक्टेंट में, तो आपको जो भी प्रोडक्ट मिलेगा तो उस प्रोडक्ट में आपके होंगे तो बेसिकली एटम्स ही जो आपके मिक्स होकर के एक नया कंपाउंड बना रहे हैं। तो आपके रिएक्टेंट के अंदर और प्रोडक्ट के अंदर, दोनों के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स यूज़ हुए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो यूज हुए, तो वो जो अगर आपके इक्वल नंबर में नहीं है तो वो इक्वेशन आपकी कहलाएगी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जब तक कि दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है तब तक। तो अब हमें उनको इक्वल करना है दोनों साइड में। किसी भी कंपाउंड को हमने जो लिया है या हमने एटम को लिया है रिएक्टेंट साइड में, और जो हमारा प्रोडक्ट बना है उसमें हम क्या
एडिशन ऑफ एटम करें या फिर मल्टीपल ऑफ एटम करें या मॉलिक्यूल्स उसमें हम क्या ऐड करें, मैथमेटिकल नंबर या जो भी हम इंक्रीज़ करें या कुछ डिक्रीज़ करें, जिस भी तरीके से हम उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन अपना अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के बाद जब हमारी वो दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स, जो हमारे एटम्स की संख्या है किसके अंदर, हमारे रिएक्टेंट साइड में रिएक्टेंट के अंदर और हमारे प्रोडक्ट साइड में प्रोडक्ट के अंदर, जब वो इक्वल हो जाएगी दोनों तरफ हमारे एटम्स की नंबर, तो वो हमारी जो केमिकल इक्वेशन है तब कहलाएगी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन में क्या होगा कि आपके नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, मतलब लेफ्ट साइड में और राइट हैंड साइड में, दोनों तरफ जब इक्वल हो जाएंगे तो वो आपकी कहलाएगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बेसिकली अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, वो एक ऐसी इक्वेशन है, एक केमिकल इक्वेशन दैट डज नॉट शो द सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। अब इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हम पहले अनबैलेंस्ड के एग्जांपल ले लेते हैं। हमने पहले भी कई बार रस्टिंग ऑफ आयरन का नाम लिया है। तो लोहे में जंग आना, बेसिकली हमने इसके बारे में पहले जो बताया था अपने एक पुराने पॉडकास्ट्स में, तो उसमें हमारा क्या हमने जिक्र किया था इसका, रस्टिंग ऑफ आयरन का क्या इसका आपको विवरण दिया था। वो ये था कि जो आपका आयरन है, आयरन की जो भी आपकी वस्तु है, वो अगर एयर के कांटेक्ट में आ रही है या वाटर के कांटेक्ट में आ रही है, तो उस पर जो जंग आना शुरू होती है, जो एक लेयर क्रिएट होती है जिसको हम रस्टिंग बोलते हैं, तो वो परत हमारी क्या करती है, उस लोहे को गला देती है, लोहे को बेकार करती है। तो अगर हम इसको सिंपली देखें, आयरन का फॉर्मूला क्या है, आयरन का फॉर्मूला होता है Fe, कैपिटल में F, स्मॉल में E। अब ये जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आ रही है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रही है, मतलब हम इसमें ऐड कर रहे हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल O और नीचे आपका 2, O2। तो Fe प्लस O2, इससे हमारा जो प्रोडक्ट बना वो बेसिकली बनता है Fe2 कैपिटल O3 मल्टीपल में Fe2O3। अब यहाँ पर आप देखोगे तो एरो से लेफ्ट साइड में जो हमारे रिएक्टेंट हैं Fe प्लस O2 और जो हमारा प्रोडक्ट बना Fe2 और O3, तो ये आपकी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। वो क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि आपके रिएक्टेंट साइड में जो Fe का जो नंबर ऑफ एटम है वो केवल 1 है, लेकिन वहीं अगर हम देखें प्रोडक्ट में, कंपाउंड में, Fe के नीचे 2 लगा हुआ है, मतलब Fe के मॉलिक्यूल बन रहे हैं यहाँ पे, वो भी 2। तो यहाँ पर आपका जो Fe मतलब आयरन का जो नंबर ऑफ एटम है वो आपका अनइक्वल हो गया। अगर बात कर लें फिर हम ऑक्सीजन की, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन का हमने फॉर्मूला लिया था O2, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर जो हमारा O है वो हमारे 3 हैं, 3। तो नंबर ऑफ एटम यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 यूज़ हो रहे हैं प्रोडक्ट साइड में, लेकिन रिएक्टेंट में 3 नहीं यूज़ हो रहे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम आपके अनइक्वल हैं दोनों ही साइड में, रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में भी। तो ये आपकी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जब आपकी ऑक्सीजन कांटेक्ट में आई, हमने ऑक्सीजन को ऐड किया आयरन में, Fe प्लस O2, प्रोडक्ट मिला हमको Fe2O3। तो ये जो हमारा फॉर्मूला बना प्रोडक्ट का, वो आपका जो नंबर ऑफ एटम शो कर रहा है वो आपका अनइक्वल शो कर रहा है। वहीं अब हम इसको अगर बैलेंस करते हैं Fe2 और O3 को, तो हम रिएक्टेंट साइड में अगर Fe के अंदर 4 ऐड कर दें, 4 एटम ऑफ आयरन प्लस इसमें जो हमारा O2 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, उसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें, 3 मॉलिक्यूल ऑफ O2, मतलब रिएक्टेंट साइड में हम ले रहे हैं Fe के 4 एटम, मतलब 4Fe प्लस 3O2, 3 मॉलिक्यूल ऑफ O2। तो अब हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है 2Fe2 इंटू O3। अब जो हमारा 2 है वो पूरे कंपाउंड के बाहर मल्टीप्लाई में आ रहा है, मतलब जो हमारा पहले Fe2 था तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर हमारे टोटल नंबर ऑफ आयरन के जो एटम 4 यूज़ हो गए। वहीं हमारे रिएक्टेंट के अंदर भी आयरन के कितने यूज़ हो रहे हैं, 4 यूज़ हो रहे हैं, और O के 3।
तो O के जो हमारे प्रोडक्ट साइड में O3 हमारा जो फार्मूला उसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जो हमारा सबसे आगे हमने कंपाउंड पे लगाया प्रोडक्ट के अंदर, तो 3 2 6 हो गया। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन का 6 आ गया। वहीं अगर हम रिएक्टेंट साइड में देखें, जो हमारा 3O2 यूज़ किया हमने, 3 मॉलिक्यूल ऑफ O2, तो वहाँ पर भी 3 2 6, तो दोनों तरफ यहाँ पर नंबर ऑफ एटम इक्वल हो गए, जिस वजह से अब ये जो हमारी इक्वेशन है वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गई। ऐसे और भी एग्जांपल हैं, जैसे कि अगर हम कंबस्चन का एग्जांपल लें अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। अब कंबस्चन क्या है, किसी भी चीज़ को हम जब जलाते हैं एयर के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर अगर हम मीथेन को ले लें, जैसे कि उसका फॉर्मूला होता है CH4, कैपिटल में C, कैपिटल में H और नीचे आपका 4, तो CH4 हम उसको बर्न कर रहे हैं O2 मतलब एयर की प्रेजेंस में, तो उसमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो रही है और H2O हमको वाटर वेपर भी मिल रही है। अब यहाँ पर भी देखेंगे जो नंबर ऑफ कार्बन है वो आपकी दोनों साइड इक्वल हैं, 1 1 है। लेकिन अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, आपकी रिएक्टेंट साइड में CH4 हमने जो लिखा था मीथेन का फॉर्मूला, उसमें हाइड्रोजन के जो एटम नंबर हैं वो 4 हैं, जबकि आप अगर देखोगे प्रोडक्ट साइड में CO2 प्लस H2O, उसमें आपकी जो H है वो आपकी कितनी है, केवल 2 है, जिस वजह से हमारा वो जो एटम है वो हमारा अनइक्वल नहीं है, और अनइक्वल नहीं है तो हमारी इक्वेशन कैसी बन गई, हमारी इक्वेशन बन गई अनबैलेंस्ड। अब इसको भी अगर हम बैलेंस करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि जो आपका CH4 है मीथेन का फॉर्मूला प्लस हमारा O2, अगर हम O2 के अंदर 2 को ऐड करते हैं, मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट साइड में है उसके अंदर भी जो हमारा वाटर का मॉलिक्यूल बन रहा था CO2 प्लस का H2O, हम H2O के अंदर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन जाएगी CH4। यहाँ पर जो हमारा मीथेन का फॉर्मूला था उसमें आपके H के जो एटम थे, नंबर ऑफ एटम 4 थे। वहीं आप प्रोडक्ट साइड में देखोगे तो वहाँ पर भी अब हमने जो वाटर के मॉलिक्यूल में 2 का मल्टीप्लाई किया तो H के वहाँ भी 4 हो गए, 2 2 4, H2 और आगे 2 ऑलरेडी लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई करने पे 4 आ गया। और हमारे प्रोडक्ट साइड के अंदर जो O का नंबर है वो आपका जो 2 है, वो जो आपका 2 है, तो वो भी आप जब देखोगे तो प्रोडक्ट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज़ हो रही है, तो वहाँ पर भी CO2 है, तो 2 आपके ऑक्सीजन के एटम और 2 आपके H2O के अंदर जो आपका मॉलिक्यूल वाटर का है उसके 2 एटम ऑक्सीजन के, दोनों टोटल 4 हो गए। वहीं आपके रिएक्टेंट के अंदर भी जो हमने O2 के अंदर मल्टीप्लाई किया 2 का, उसको ऐड कर दिया 2 2 4 करके, तो वो भी आपके टोटल 4 हो गए। इस तरीके से आपकी जो इक्वेशन जिसके अंदर दोनों नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी इक्वल आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो इस तरीके से बैलेंस करने पर वो आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। तो 2 डिफरेंसेस हैं, पहला डिफरेंस जिसके अंदर आपके नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं है और दूसरा डिफरेंस जिसमें इक्वल हैं। तो जिसमें नंबर ऑफ एटम इक्वल हैं, किसमें, आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में, वो इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और जिसमें आपके अनइक्वल हैं नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, ऐसी इक्वेशन आपकी केमिकल इक्वेशन आपकी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। तो यहाँ पर अब एक क्वेश्चन उठता है कि आखिरकार हमें किसी भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को ज़रूरत क्या है बैलेंस्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करने की, या फिर हमें एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन से ऐसा क्या ही फ़र्क पड़ रहा है जो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ रहा है बैलेंस्ड इक्वेशन में, आखिर क्यों। तो इसका एक सिंपल सा रीज़न है, हम जो भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो उन केमिकल रिएक्शंस में हमने उसको जो रिप्रेजेंट किया केमिकल इक्वेशन के थ्रू, उनमें जो हमने नंबर ऑफ एटम्स लिखे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, तो हम उतना ही केमिकल रिएक्शन करते टाइम उन रिएक्टेंट में जो भी एटम या आपका कंपाउंड यूज़ हुआ, तो अगर वो आपका इक्वल अमाउंट में नहीं है तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसकी भी पॉसिबिलिटी है कि वो नहीं बनेगा प्रॉपरली ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि हम क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़कर आ रहे हैं, जो कि हमारा एक लॉ है केमिस्ट्री का, साइंस का, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि आपका आफ्टर रिएक्शन और बिफोर रिएक्शन हमने जो भी चीज़ें ली किसी भी नई चीज़ को बनाने के लिए,
तो वो जो आपकी जब ली थी उनका अमाउंट जितना पहले था, आफ्टर रिएक्शन उनको जो हमने कन्वर्ट किया किसी एक नए प्रोडक्ट में, तब भी उसका जो मास है, जो भी उसमें एटम्स यूज़ हुए, जो भी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स जो हमने यूज़ किए रिएक्टेंट में, तो उनका जो भी टोटल मास था आफ्टर रिएक्शन हमारे प्रोडक्ट में भी वो उतना ही टोटल आना चाहिए। ये हमारा कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से ही हमको ज़रूरत पड़ती है हमारी किसी भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस्ड करने की, क्योंकि अगर वो बैलेंस्ड नहीं है तो हमारा जो केमिकल रिएक्शन है वो होगा ही नहीं। अनबैलेंस्ड इक्वेशन केमिकल रिएक्शन को प्रॉपरली नहीं कर सकती, तो हमें हर एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन को कन्वर्ट करना ही पड़ेगा बैलेंस्ड इक्वेशन में, जिसका रीजन है सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो थैंक यू एवरीवन।